सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किससे बनाया गया है? तो आंसर होगा अल्जीरिया को। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको पता है ये ब्रिक्स संगठन का बैंक है, इसीलिए इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। और अगर आप पूछो इसकी स्थापना कब की गई थी तो 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में जो ब्रिक्स का 6वां सम्मेलन हुआ था वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष ब्राजील की दुल्फा रूसेफ है और पहले अध्यक्ष कौन थे? वो भारतीय थे, केवी कामत उनका नाम है। और आपको याद हो तो मैंने आपको कई बार बताया है कि पिछले साल ही मिस्र यानी कि इजिप्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना था और अभी इस साल नया सदस्य एक और बन गया है, अल्जीरिया उसका नाम है। पहले अल्जीरिया न्यूज में आ गया तो इसके स्टैटिक्स जरूर देख लेते हैं। ये रहा मैप में अल्जीरिया, अफ्रीकी देश है। आप कह सकते हो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से, वरना पॉपुलेशन की दृष्टि से आप देखोगे पॉपुलेशन वाइज तो नाइजीरिया सबसे बड़ा देश होता है अफ्रीका का। कैपिटल अल्जायर्स होती है, करेंसी होती है अल्जीरियन दिनार। और इसी साल के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद, इसका भी उद्घाटन यहीं पे हुआ था। दुनिया का तो तीसरा सबसे बड़ा और अफ्रीका का सबसे बड़ा मस्जिद की बात कर रहे हैं, ये आपको अल्जीरिया में मिलेगा। इसे कहते हैं जामा अल जाजेर। अच्छा, यहाँ पे ब्रिक्स की भी हमने बात की है। तो ब्रिक्स की अगर बात करें, इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी 4 देशों से, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था और 2009 में इसकी पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? येकिंतबर्ग, रशिया में। अभी आपको याद होगा 2024 में इसकी बैठक कहाँ पे होगी या इसे कौन होस्ट कर रहा है? रशिया। अभी 1 जनवरी 2024 को 5 नए सदस्य देश इसमें बने थे। कौन कौन? तो यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और इथोपिया। और कौन सा देश शामिल नहीं हुआ ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो अर्जेंटीना आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से कुछ और नाम मैं आपको बताता हूं जहां पे नए सदस्य बने हैं, जैसे कि G20 का जब लास्ट टाइम हमने इसकी बैठक का आयोजन किया था तो अफ्रीकन यूनियन इसका नया सदस्य देश बना था और उसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना एडिस अबाबा इथोपिया में है। और ब्रिक्स के 5 सदस्य देश ये मैंने आपको बताई दिए। अर्जेंटीना नहीं बना, मना कर दिया। आसियान का 11वां सदस्य देश ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्टे बना था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस साल 10वां सदस्य देश बेलारूस बना, पिछले साल 9वां बना था ईरान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आप जानते हो 190वां सदस्य देश एंडोरा बना है। वर्ल्ड बैंक का 189 नंबर का नाउरू है। यूनाइटेड नेशन का 193 नंबर का साउथ सुडान है। नाटो का 32वां सदस्य देश अभी स्वीडन बना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश पराग्वे बना। यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश ये क्रोएशिया बना था। और अभी संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य देश बना था जर्मनी। तो ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट शीट है आपके सामने। हम अगला प्रश्न देखते। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल में पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बियरर किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 ये 8 सितंबर यानी कि आज समाप्त हो जाएंगे और इसमें भारतीय फ्लैग बियरर ध्वजवाहक 2 जनों को बनाया गया है, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। इन दोनों के नाम अभी हमने सुने थे, मेडल लेकर के आए ये दोनों। ये तो तीरंदाजी में लेकर के आए गोल्ड मेडल और हमने कहा कि पैरालंपिक में तीरंदाजी में, आर्चरी में भारत के लिए पहला गोल्ड ये लेकर के आए हैं। और प्रीति पाल ने इस बार 2 मेडल जीते, यानी कि एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल लेकर के आई हैं ये। एक तो 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में दोनों ब्रोंज हैं। अच्छा, यहाँ पे 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा और एक नया क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। देखो, हमने कहा यहाँ पे समापन समारोह में, क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे ध्वजवाहक कौन है पेरिस पैरालंपिक में। उद्घाटन समारोह में अगर बात करते हैं तो कौन है? सुमित अंतिल है जो भाला फेंक से हैं और इन्होंने भी गोल्ड जीता है। और भाग्यश्री जाधव, इनका संबंध शॉटपुट से है। और इसमें अगर अभी तक बात करें आज तक तो हमारे पास टोटल 29 मेडल हो चुके हैं, जिसमें गोल्ड 7 हैं। कल तक मैंने आपको 6 गोल्ड बताए थे, अभी एक और गोल्ड हमारा बढ़ गया है शनिवार को। वो 7वां गोल्ड कौन लेकर के आए? वो नवदीप सिंह लेकर के आए हैं। किस कैटेगरी में? भाला फेंक की F41 कैटेगरी में। एक्चुअली में हुआ क्या, पहले ये सिल्वर लेकर के आए थे लेकिन फिर इनके सिल्वर को गोल्ड में बदल दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईरान के खिलाड़ी हैं सदागे बैत,
उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और उनको डिस्क्वालीफाई क्यों किया? क्योंकि उन्होंने वहां पे गला काटने जैसे इशारे किए और मैदान में हमास का झंडा फहराया, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और हमारा जो सिल्वर है वो गोल्ड में बदल गया। तो इस तरह से हमारे पास 7 गोल्ड आ गए हैं। 6 गोल्ड मैंने आपको बता दी थी, एक बार फिर से बता देता हूं। मैं गोल्ड बता रहा हूं आज मैं आपको, है ना। एक तो सबसे पहले अवनी लखेरा लेकर के आई थी शूटिंग में, नीतीश कुमार बैडमिंटन में, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो भाला फेंक, हरविंदर सिंह आर्चरी जो हमने देखा अभी फ्लैग बियरर भी है, और धर्मवीर क्लब थ्रो में, प्रवीण कुमार हाई जंप में, और अभी मैंने आपको बताया 7वां कौन लेकर के आए, नवदीप सिंह लेकर के आए। अब बाकी सारे नाम मैं आपको कल बताऊंगा क्योंकि आज आखिरी दिन है। जितने मेडल और आने होंगे आ जाएंगे, सब एक साथ मैं आपको कल बता दूंगा। वैसे तो जब भी पेरिस पैरालंपिक का प्रश्न आया है, सारे खिलाड़ियों के नाम मैंने आपको बार बार रिवाइज कराने की कोशिश की है, ताकि मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा तो कुछ नाम तो हमारे दिमाग में बैठेंगे कि हाँ ये खिलाड़ियों के नाम है और इनका संबंध इस खेल से है। अच्छा, इसी तरह से अगर पेरिस ओलंपिक जो भी हुए थे उसमें भी अगर फ्लैग बियरर की हम बात कर लें तो उद्घाटन समारोह में हमारे फ्लैग बियरर शरद कमल और पीवी सिंधु थे। शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर है और पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है। समापन समारोह में वहां पे ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। मनु भाकर शूटर हैं और पीआर श्रीजेश का संबंध हॉकी से है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जो लास्ट अगस्त महीना था उसका जो 1 लाइनर रिवीजन वाला वीडियो है वो आज मॉर्निंग में मैंने अपलोड कर दिया है 4 बजे, तो वो आपको मिल जाएगा। वीडियो सेक्शन में चले जाना, या टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर रखा होगा तो वहां पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बिल्कुल फ्री है। उससे क्या होता है, जब भी पीडीएफ अपलोड होता है, कोई भी वीडियो वगैरह आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे को देना होता है, उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाता है। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करना प्लीज। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अगले प्रश्न में, अभी हाल ही में ओणम उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। ओणम ये केरल का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, 10 दिनों तक ये चलता है। ये त्योहार खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। ओणम का मतलब होता है अभिवादन या स्वागत, और ऐसा भी कहा जाता है इसे महान राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है ये उत्सव, ओणम महोत्सव। याद रखना है आपको, कहाँ मनाते हैं हम, केरल में, और कितने दिनों तक चलता है, 10 दिनों तक चलता है। अच्छा, अब कुछ और इम्पोर्टेंट महोत्सव मैं आपको और रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि देखो, पहले केरल से ही शुरुआत करते हैं। ओणम हमने देखा, त्रिशूर पूरम यहाँ मनाया जाता है, अत्तुकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विशु उत्सव हो गया, और पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी यहाँ पे मनाया गया था। अंदूरी महोत्सव ये उत्तराखंड का है, हरेला उत्सव उत्तराखंड का है, और हरेली पूछेंगे तो छत्तीसगढ़ का है। चापचार कुत महोत्सव मिजोरम, होजागिरी महोत्सव त्रिपुरा में मनाया, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछोगे तो अरुणाचल प्रदेश का है, शिरुलिली फेस्टिवल ये मणिपुर का है, लोसर महोत्सव ये लद्दाख में मनाया जाता है, वैसे अरुणाचल प्रदेश में भी होता है ये, लोसांग महोत्सव ये सिक्किम का है। तो ये यहाँ पे 10-11 इंपॉर्टेंट महोत्सव मैंने आपको बताया, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल का भी सफल परीक्षण ये किया है। ये किस तरह की मिसाइल है? ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो अभी डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कहाँ पे? उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में। और अग्नि 4 ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये अपने साथ न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके रेंज की बात करेंगे तो 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है। और इसकी खास बात है कि इसे आप रोड मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च कर सकते हो। ये 1000 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकती है। डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स ने मिलकर के इसको तैयार किया है। इस मिसाइल का कुल वजन की बात करेंगे तो 17000 किलोग्राम है। और इसी तरह से आपको याद होगा, कुछ समय पहले डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण किया था। इसमें MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, और इसकी टेस्टिंग मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत की गई थी। इसी तरह से अभी डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का भी सफल परीक्षण किया था। ये नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा, आपको याद होगा, अभी अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया, जिन्हें अग्नि मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं? तो राम नारायण अग्रवाल का। यह भी कुछ दिन पहले ही हमने नाम पढ़ा था, तो ध्यान में रखना। डीआरडीओ की बात करें,
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। और मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, यानी बलस्य मूलम विज्ञानम। तो ये ध्यान रखना। आपको याद हो तो अभी डीआरडीओ ने एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का भी सफल परीक्षण किया था, बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़ा था, उसका नाम गौरव है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी अप्रैल से लेकर जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आंसर होगा यूपीआई। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 4 महीने में, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 81 लाख करोड़ रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया है और ये दुनिया में किसी भी भुगतान प्लेटफॉर्म, पेमेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन है। अप्रैल से लेकर जुलाई में इसके द्वारा कितना? 81 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। किसके द्वारा? यूपीआई के द्वारा। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मतलब जब हम मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करते हैं हमारी डेली लाइफ में, चाहे पेटीएम से करो, फोन पे से करो, भारत पे से करो, तो उसमें यूपीआई के थ्रू ही वो पेमेंट होता है। और भारत में जितना भी भुगतान हो रहा है उसका 40% ऑनलाइन हो रहा है। मतलब ये डेटा इसमें बताया गया, एक सेकंड में 33,729 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इसके थ्रू। अच्छा, यूपीआई ये भारत में लॉन्च कब हुआ था? तो 2016 में। किसने लॉन्च किया था? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसकी खुद की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और एमडी सीईओ दिलीप असबे हैं। और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, यूपीआई की तर्ज पे ही अभी आरबीआई ने यूएलआई को लॉन्च किया है। यूएलआई मतलब यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। जिस तरह से यूपीआई में हम पिन दबा करके, पिन टाइप करके पैसा को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, तो यूएलआई में पिन दबा करके आप लोन ले पाओगे। ये लोन के लिए लॉन्च किया गया है। अच्छा, यूपीआई से कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, तो याद रखना यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश ये नेपाल है। यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। और अभी देश का पहला यूपीआई एटीएम ये लॉन्च किया था हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप मोबीक्विक है। और यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च करने वाला पहला बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक था, जिसको आरबीआई ने बैन कर दिया है। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एशियाई किंग गिद्धों के लिए विश्व के पहले प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, वैसे इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर फाइनली अभी इसका उद्घाटन कर दिया गया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने किया है उद्घाटन। कहां पे? गोरखपुर के वन प्रभाग के भारीवेसी कैंपियरगंज रेंज में। कैंपियरगंज रेंज में इस जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये एशियन किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। अच्छा, अगर पूछे किसके सहयोग से इसे बनाया गया? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से। अगर पूछे एशियन किंग गिद्ध प्रजाति का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सर्कोजिप्स कैल्वस। और आईयूसीएन की गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति की सूची में इसको शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अच्छा, इसी तरह से कुछ और चीजें भी देश में पहली बार हुई है। ये सारे लेटेस्ट प्रश्न है जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ पे खोला गया? अरुणाचल प्रदेश में। आपको याद होगा दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है हुमायूं का मकबरा, उसके परिसर में अभी देश का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, यानी कि अंडरग्राउंड म्यूजियम। और 2026 तक भारत का पहला मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करेगा कौन? एयरबस, टाटा के साथ मिलकर के। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई किसने? अभी चाइना ने। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना कौन सा? उत्तराखंड। फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 में होंगे कहाँ पे? सऊदी अरब में, पहली बार होंगे। भारत का पहला चिकित्सा संस्थान और भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय, इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ। दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया किसने? कोलंबिया ने। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? और भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप, ये बिहार से हैं। और भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया था अभी कहाँ पे? मॉरिशस में।
किसने किया था उद्घाटन? हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, जब वो वहां पे गए थे। अच्छा, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान जिसका नाम है प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? फरीदाबाद में। तो ये कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं देश और विदेश में पहले से संबंधित, तो इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी सितंबर 2024 में ही अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा स्पेन में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की। 2 से लेकर 8 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया और अभी इसमें भारत की ज्योति बेरवाल ने 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड जीता है। यहाँ पे उन्होंने फाइनल में यूक्रेन की मारिया को हराया है। वैसे ये आज समाप्त हो जाएंगे। अभी तक हमारे पास इसमें एक ही गोल्ड है, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। तो गोल्ड का नाम ध्यान रख लो आप, कौन लेकर के आई हैं? ज्योति बेरवाल लेकर के आई हैं। 76 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लाई हैं। और कहाँ पे हुई ये चैंपियनशिप? स्पेन में हुई। ये 2 पॉइंट ध्यान रख लो। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में 27वें ई गवर्नेंस सम्मेलन में किस मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि इसकी मंत्री कौन है। ये मंत्रालय किसके पास है? अन्नपूर्णा देवी, याद रखना। और आपको याद होगा ये जो 27वां ई गवर्नेंस समिट है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? हमने पढ़ा है, आपको याद होगा। और जब समिट्स वाली सम्मेलन वाली रिवीजन करवाता हूँ मैं आपको, शीट में भी मैंने ये पॉइंट ऐड किया है। तो बताओ कहाँ पे हुआ ये? तो याद रखना मुंबई में हुआ है। और अभी वहीं पे ई गवर्नेंस अवार्ड भी दिए गए। तो उसमें एक तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ये अवार्ड मिला है न्यूट्रिशन ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए, यानी कि पोषण ट्रैकर पहल के लिए। और इसके अलावा एक IAS ऑफिसर है मनीष रंजन, उनको भी ये अवार्ड दिया गया झारखंड की झार योजना के क्रियान्वयन के लिए। इस योजना में उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। किसे? IAS मनीष रंजन। अभी हमने पढ़ा था इस मंत्रालय से ही संबंधित एक प्रश्न। अभी शी बॉक्स पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना और मंत्री का नाम जरूर याद रखना, अन्नपूर्णा देवी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई पहली बार इस चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, जो भी नए कैबिनेट मंत्री बने हैं उनको याद करने का ट्रिकी वीडियो मैंने बना करके दे दिया है। अगर आपको याद रखने में दिक्कत होती है तो वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी मंत्रियों को नाम याद रखने में। तो सिंपल सा सर्च मारना यूट्यूब पे, क्रिक एग्जाम कैबिनेट मिनिस्टर्स 3.0 ट्रिक्स, अपना वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को पुलिस बल में 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान कैबिनेट ने पुलिस फोर्स में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स के लिए 50% अतिरिक्त भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। कहाँ पे किया गया ऐसा? राजस्थान में। तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर होती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और गवर्नर है, नए बने थे अभी, हरिभाव भागड़े। यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा है, ऊंट भी है। राजकीय पक्षी गोडावन है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है। राजकीय वृक्ष खेजड़ी का है। 5 यहाँ पे आपको टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे। कौन कौन से? रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर लेक है, ये भी जरूर याद रखना। वैसे पूरे देश की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील पूछेंगे तो वो उड़ीसा की चिल्का लेक है, ये भी मैं आपको बता दूं। राजस्थान से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको और रिवाइज कराऊं तो अभी उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर, ये प्रश्न एग्जाम में आया, मैंने आपको बताया। अभी श्री कृष्ण गमन पथ बनाया जाएगा राजस्थान के द्वारा MP के सहयोग से या MP के साथ मिलकर। अवनी लखेरा, अभी हमने देखा पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने कमाल किया, भारत की ओर से ये गोल्ड लेकर के आई हैं। राजस्थान की रहने वाली है, पैराशूटर है। वे पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, क्योंकि 1 गोल्ड अभी आया और 1 गोल्ड टोक्यो पैरालंपिक में आया था। राजस्थान ने अभी अग्निवीरों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की है। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर ये राजस्थान के पाली में बना है।
राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ शुरू हुई? अजमेर में। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। और राजस्थान के नाथ द्वारा में जो भगवान शिव जी की सबसे ऊंची स्टैचू है उसका नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम है। लास्ट टाइम इसकी हाइट मैंने आपको बताई थी इस स्टैचू की। अब आज आपसे पूछ रहा हूँ, विश्वास स्वरूपम जो शिव जी की स्टैचू है उसकी हाइट बताओ क्या है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अरुणा वासुदेव का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो आंसर होगा फिल्मों से। तो प्रसिद्ध भारतीय फिल्म समीक्षक थी ये अरुणा वासुदेव, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। उन्हें एशियाई सिनेमा की मां भी कहा जाता है। अभी वो अल्जाइमर रोग से पीड़ित थी और उसी कारण से उनका निधन हो गया। इन्हें पहला सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड भी मिला था। फ्रांस का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान भी इन्हें मिल चुका था और सिनेमाया की ये संस्थापक भी थी। क्या नाम था? अरुणा वासुदेव। अच्छा, अब इसी तरह से 2024 में वैसे तो बहुत सारे व्यक्तियों के निधन हुए हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर निधन से कोई प्रश्न एग्जाम में आता है तो। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल थे राकेश पाल, उनका निधन हो गया। अग्नि मैन ऑफ इंडिया, अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाते थे, हमने देखा राम नारायण अग्रवाल का निधन हुआ। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री थे, इनका निधन हो गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ। और साल सिंह मराक मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते थे, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और शोभना रानाडे गांधीवादी सामाजिक सुधारक थी ये। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध क्लासिकल डांस से था। कौन से क्लासिकल डांस? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अंशुमान गायकवाड़ क्रिकेटर थे। पंडित राजीव तारानाथ सरोद वादक थे। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। और सलाम बिन रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे। पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी फिजिसिस्ट थे। पॉल अलेक्जेंडर ये अमेरिकी थे। द मैन इन द आयरन लंग के नाम से ये फेमस थे। गजल गायक पंकज उदास थे। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ थे। भारत की पहली ओरल यानी कि मौखिक गर्भ निरोधक गोली आई थी सहेली, उसकी खोज करने वाले थे डॉक्टर आर नित्यानंद, उनका निधन हो गया। भारतीय शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया, किराना घराने से संबंधित थी। मुनव्वर राना मशहूर उर्दू गायक थे। और इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे ये, जिनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में निधन हुआ था। अभी तो मसूद पेजेस्कियान बन गए हैं ईरान के नए राष्ट्रपति, वो भी नाम ध्यान में रखना। और ये भी। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। बाकी पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो वन लाइनर मंथली वाला वीडियो था पिछले महीना अगस्त महीने का, वो भी आ गया है, अब वो देख लीजिएगा। चलो फटाफट से मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 7 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी, पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने गोल्ड जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? हाई जंप। फिर पूछा भी पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली। फिर पूछा भी सितंबर में भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ? यूएसए और भारत। और सुपर टाइफून यागी ने किस देश में तबाही मचाई? चाइना। अभी चर्चा में रहा FWD-200B क्या है? बम वर्षक ड्रोन है ये। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा सिद्धार्थ अग्रवाल। फिर पूछा किस स्थान पर ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? हैदराबाद। पीएम मोदी इन्होंने कहां पर जल संचय जन भागीदारी योजना शुरू की या अभियान शुरू किया? सूरत में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? लातूर। और आखिरी प्रश्न पूछा लुइस सुआरेज ने किस खेल से अभी संन्यास ले लिया? ये उरुग्वे के फुटबॉलर थे, फुटबॉल से संन्यास ले लिया। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल क्या पूछा था? T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा श्रीलंका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।